आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने अपना 8वां स्थापना दिवस एवं अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली एवं अन्य राज्यों के पद अधिकारी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं हम बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को एडवोकेटों ने भी अपना समर्थन दिया। इस मौके पर आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने बताया कि किस तरह हमें संघर्ष करना है, हमें जनसंख्या नहीं देखनी, हमें अपनी पार्टी और अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। आइए हम सुनाते हैं आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने क्या कुछ कहा अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर। और हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, हमारे साथ मंच का संचालन भी कर रहे हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई भानु प्रताप राजभर जी, पार्टी के फाउंडर मेंबर और उम्र के इस पड़ाव में आने के बावजूद भी नौजवान बच्चों से ज्यादा जोश रखने वाले कमल सिंह जी, हमारे इस देश की घुमंतू जातियों के लिए पूरे देश में एकमात्र उम्मीद और संघर्ष के प्रतीक हमारे भाई डीपी राजभर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और साथ साथ हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र नोनवाल जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष जो किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति में भी पार्टी के लिए हर समय 24 घंटे काम करने वाले परमवीर जी, पार्टी के जुझारू सिपाही मनोज पाल जी, सरवण जी, रमेश जी, सभी लोग हैं, सिंगल जी। साथियों, आज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है और 8वें स्थापना दिवस के साथ साथ आज हम भारत में एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं कि हम 75 साल भारत का संविधान जो हमें सेकुलरिज्म और समाजवाद की बात भी करता है, वो हमें जोड़े हुए हैं पिछले 75 साल से। 75 साल पहले ये देश रियासतों में बिखरा हुआ था और आज हम संविधान दिवस पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पार्टी की स्थापना भी यही सोच के की थी कि इस देश में संविधान के अनुरूप जो काम नहीं हो रहा है उस काम को हम करने का बीड़ा उठाएंगे। हमने जो आपके अपनी पार्टी पीपल्स है, इस पार्टी की जो इंस्पिरेशन है, जो आप किसी चीज से प्रेरणा लेते हैं तो भारतीय संविधान के जो 2 शब्द हैं, पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमने कहा कि जब हम भारत के लोग हैं तो इस देश के लोग जातियों में क्यों बिखरे हुए हैं? अगर जातियों में बिखरे हुए हैं तो उन जातियों के नाम पर उनका शोषण क्यों है? इस देश में जो संसाधन है, आपने कभी सोचा कि संसाधन एक आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है और दूसरा आदमी गरीब से गरीब बनता जा रहा है? समाज में जातियों की बात नहीं है। जिन लोगों के संसाधन छीन लिए गए हैं वो गरीब हैं, वो किसी भी जाति में हो सकते हैं गरीब, उनके संसाधन छीन कर उनको साधन विहीन बना दिया गया है। और जो लोग आपके साधन छीनते हैं वो आपको जातियों में बांट के लड़ाते हैं। 6743 जातियां इस देश में पाई जाती हैं और उन जातियों को आपस में लड़वाया जाता है ताकि कोई भी आदमी धन संपदा के लिए संघर्ष ना कर सके, संसाधनों के लिए संघर्ष ना कर सके, संसाधनों के बंटवारे के लिए संघर्ष ना कर सके। हमने जब पार्टी की स्थापना की, ये पत्रकार महोदय बैठे हैं यहाँ, ये लोग पहले दिन जिस दिन पार्टी की घोषणा हुई थी उस दिन भी ये हमारे साथ थे और आज 8 साल के बाद भी। इस बीच में बहुत सारे वक्ता हमारी पार्टी के और बड़ा हौसला, मतलब जैसे गिव अप, इंग्लिश में बोलते हैं गिव अप करने वाली बात। आप लोगों को गिव अप की बात लग रही है कि भाई हमारे पास 8 आदमी है, 20 आदमी है, 25 आदमी है। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हम इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर एक आदमी भी झंडा लेके खड़ा है किसी चीज के विरोध के लिए तो वो एक आदमी ही करोड़ों लोगों पे भारी है, क्योंकि उसके अंदर विरोध करने की क्षमता है, उसके अंदर हौसला है विरोध करने का। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल देता हूं।
हमारे साथियों ने, जो भी बुद्धिजीवी साथी हमारे बैठे हैं और जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, कार्ल मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना। पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो छा गई, जैसे चाइना में है, रूस में थी, चेकोस्लोवाकिया में थी, रोमानिया में थी। उसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट उसका विचारधारा का। और उस विचारधारा को देने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी में थे। जब उनकी मौत हुई तो उनकी मौत के समय सिर्फ 6 व्यक्ति थे जो उनको दफनाने गए थे। कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद 6 लोगों ने उसको दफनाया था। और उनके मरने के बाद उनका बॉक्स खोला गया, जो उनके संदूक थी या बॉक्स था उसको खोला गया। उसमें से कुछ उनका लिखा हुआ मटेरियल मिला, जिनमें से पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी पॉपुलर बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल सुनिए आपने? जो मतलब मजदूरों की जो पूंजी है, गरीबों की जो पूंजी है, वो उस बुक ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया और बहुत सारे देशों में क्रांति हुई। और जब लोगों ने सोचा था कि क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में होगी, मैं आपको जवाब कुछ चीजों का दे रहा हूं। सभी लोगों का यह सोचना था कि जहां मजदूर वर्ग ज्यादा होगा, जहां शोषण ज्यादा होगा, क्रांति वहां से शुरू होगी। तो लोगों ने सोचा कि सबसे पहले क्रांति होगी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसलिए क्रांति होगी क्योंकि सबसे ज्यादा कपड़े के मिल वहां थे, कपड़े के मिल वहां थे, मजदूर वहां ज्यादा थे। लेकिन क्रांति कहां हुई जाके? क्रांति हुई रूस में जाके। 1917 में रूस में क्रांति हुई, वो भी जो खेतीहर मजदूर थे, जो खेती का काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने क्रांति शुरू की जाट शासकों के खिलाफ, जो शोषण के खिलाफ उन्होंने झंडा उठाया। तो आज दिल्ली में पार्टी बनी। आपने सोच लिया मैं आरएसएस की भी बात से, जो हमारे साथी ने बताई, मैं अप्रिशिएट करता हूं डीपी राजभर जी को, क्योंकि किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें पसंद आए हम उसी को खाएं। जो हमें पसंद नहीं है हमें उसके बाद उसका टेस्ट भी लेना चाहिए। मैं बात इस चीज की कर रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई करते वक्त आपको अपने विपरीत आइडियोलॉजी के लोग जो हैं उनका इतिहास भी पढ़ना चाहिए और उनके बारे में भी जानना चाहिए कि वो लोग किस लाइन से चले। आरएसएस का गठन हुआ, 17 लोगों ने गठन किया। 17 लोगों ने बंद कमरे में एक संगठन बनाया। क्या संगठन था? कि जो मुस्लिम आबादी है वो मस्जिद के सामने से हमारा दशहरे का जुलूस नहीं निकलने देनी, हमारा दशहरे का जुलूस नहीं निकलने देती है, इसलिए हम अपना जुलूस निकालें। उन्होंने एक संगठन बनाया और 6 महीने के बाद 3 नामों का सुझाव दिया गया कि क्या नाम रखा जाए इसका, संगठन का। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि अभी संख्या बल कम है, संख्या बल, मैं संख्या बल पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हम एक संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष का रिजल्ट जरूर आएगा। जो लोग 100 साल के बाद हिंदू राष्ट्र का सपना देख सकते हैं, तो हम भी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी आने वाले 25 साल में, 50 साल में जाति विहीन भारत की कल्पना कर सकती है। हमने कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात की है। आप 100 साल में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमने कहा कि वी विल ब्रिंग द कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री। हम जाति उन्मूलन कानून इस देश में ले जाएंगे ताकि संसाधनों के लिए संघर्ष हो। और आज का दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच जो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने दी, आके बाहर लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक राइट्स, जो अधिकार आपको दिए गए हैं, ये अधिकार आपको एक 1 पर्सन 1 वैल्यू है। राष्ट्रपति की भी वोट की एक ही वैल्यू होगी और एक सड़क पे काम करने वाले मजदूर की भी वैल्यू एक ही होगी। लेकिन अगर आपके जीवन में सामाजिक और आर्थिक जीवन अगर ये विषमता लगातार बनी रहेगी, तो ये राजनीतिक वैल्यू अपना पावर खो देगी। आज आप देख रहे हैं बार बार आवाजें उठती हैं कि ईवीएम में घोटाला है, आपको पता ही नहीं कि आपका वोट कहां गया। तो जो पैसे, जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद इस पूरे लोकतंत्र को निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम बार बार बहुत सारे विजनरी की बात करते हैं, लेकिन विजन के साथ साथ एक बात हम और आज यहां अपने पार्टी के मंच पे ये भी बात रखना चाहते हैं
वोट के अधिकार से आप सरकार बदल दोगे, अपनी पॉलिसी बना लोगे, लेकिन अब इस भारत के सभी नागरिकों को, भारत के बुद्धिजीवियों को यह सोचने का वक्त आ चुका है कि अगर पूंजीवाद पूरे लोकतंत्र को डाइजेस्ट कर लेगा, उसको अजगर की तरह निगल जाएगा, तो उसका रास्ता, उसके बाद का रास्ता क्या है? क्या राइट टू वोट, सिर्फ राइट टू वोट का अधिकार पाके क्या हम अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं? उस राइट टू वोट को हमारे ही खिलाफ यूज करके, आम जनता के खिलाफ यूज करके पूंजीपतियों ने अपने डमी लोग, जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे, पपट का मतलब यही नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन पे कोई बैठा हुआ है पपट है। देश का प्रधानमंत्री भी पपट की श्रेणी में आता है। एक पूंजीपति उसको ऐसे हिला रहा है, जिस तरफ डोर चला देगा उसी तरफ चल पड़ेगा वो। तो जब पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया गया हो, तो अब इस देश को सोचने की जरूरत है कि हम राइट टू वोट के बाद क्या कोई नया सिस्टम इस देश में इजाद कर सकते हैं, जो सिस्टम आम जनता का डायरेक्ट सरोकार रख सके, उसकी नीतियों से, उसके जीवन से। ऐसे सिस्टम की जरूरत है।